अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम से पता चल गया होगा कि आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि किसी न किसी साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम चैप्टर 1 से रिलेटेड तो वो सारे हम एक ही जगह कंपाइल करके आज डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इस साल भी जिससे पेपर आएगा वो इन्हीं से में कोई ना कोई एमसीक्यू जो है उठ के आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और इस तरीके से हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने हैं, जो किसी ना किसी साल बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब इंशाल्लाह ये लेक्चर और अगला लेक्चर जो है उसको तैयार कर लेना, उसके बाद जो क्वेश्चन मैं पॉइंट आउट करवाने वाला हूँ या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 30 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और तकरीबन इसी तरीके से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो कम है। तो उनको तैयार करने के बाद कि चैप्टर 1 में से आप लोगों ने तैयार क्या करना है वो चीज़ तुम लोगों को पता हो। और इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ही आएगा आपके पेपर में, हो ही नहीं सकता कि कुछ आए ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है आज चैप्टर 1 से, वो है कि अ सेल कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स। एक सेल के अंदर कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स है? चार ऑप्शन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है या ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वही सारे होते हैं। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होना ज़रूरी है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी। तो ऑल ऑफ दीज विल बी राइट ऑप्शन, कि हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो हैं वो क्या है, राइट ऑप्शन है। ये सारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। मतलब इनमें से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी ऑर्गेनल है? तो राइबोसोम्स हमें पता है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल्स के गिर्द भी नहीं होती, न्यूक्लियस के गिर्द होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहा हूँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। सो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज़ रेफर टू सेल मशीनरी। सेल मशीनरी इनमें से कौन सी होगी? सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो देखें जो सेल मशीनरी है उसका दूसरा नाम ही हमारे पास क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट काम करके एक मशीन के तौर पर काम करेंगी। सो सेल ऑर्गेनल इज़ द बेसिक एंड राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। दिस टाइप ऑफ इनटेक इज टर्म्ड एज। अब सिंपल ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन है कि एंडोसाइटोसिस में जो एनिमल के सेल्स हैं वो वैक्यूल के फॉर्म में फूड को इनफोल्ड करके अंदर ले जाते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फैगोसाइटोसिस में पूरे का पूरा सेल लिया जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस वाटर से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेल वाल इज सिक्रेटेड बाय। अब सेल वाल को कौन सिक्रेट करता है? सबको पता है, प्रोटोप्लाज्म जो है। क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, हम ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। और रिवीजन का मतलब यही है कि हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, जो राइट ऑप्शन है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो है वो सेल वाल कौन सीक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वाल को सीक्रेट कर रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच पार्ट ऑफ सेल्स फाउंड ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लांट सेल एट दी एंड। प्लांट सेल की में सबसे आखिर में इनर सरफेस पर कौन सा वो बनेगा, पार्ट बनेगा? तो देखो हमारे पास ऑप्शन देखो, प्राइमरी सेल वाल है, मिडिल लेमिल है या सेकेंडरी सेल वाल है या ऑल ऑफ दीज हैं। तो देखिए सबसे आखिर में और इनर सरफेस पे जो है ना वो हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल जो है वो बनता है। सबसे पहले मिडिल लेमिला बनता है, उसके बाद प्राइमरी सेल वाल बनता है और सबसे आखिर में हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी सेल वाल होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो सेकेंडरी सेल वाल ऑफ प्लांट है, सेकेंडरी सेल वाल ऑफ प्लांट सेल इज़ कम्पोज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब ये कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वाल है, तो पूरी की वहाँ पे लाइन लिखी हुई है, तो उनमें से जो नहीं है वो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट करना है। हेमीसेल्यूलोज वो तो पार्ट होता है, लिग्निन बी पार्ट होता है, पेक्टिन उसका पार्ट नहीं होता। पेक्टिन हमारे पास प्राइमरी सेल वाल और मिडिल लेमिला में भी होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वाल में पेक्टिन नहीं होता, ठीक है। और सेल्यूलोज भी सेकेंडरी सेल वाल में होता है। सो पेक्टिन इज़ द राइट ऑप्शन, कि ये उसका कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। अब ये देखिए सिंपल फंक्शन से आया हुआ है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन थे। कहते हैं उनमें इनमें से कौन सी ऑर्गेनल है जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस भी करवा रही है, मतलब जो नर्व सेल से भी रिलेटेड है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स भी करवाती है। तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऑप्शन बी वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें ये सारा काम हो रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि इनमें से कौन सा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड ये तो है, कैल्शियम स्टोरेज ये भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये भी करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन इसका काम नहीं है, स्पिंडल फॉर्मेशन किन का काम है, सेंट्रियोल्स का काम है। सो ये वहाँ पे उनका फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑर्गेनल लैक्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इनमें से किस में नहीं होगा। देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दोनों आ जाएंगे, डीएनए भी आएगा, आरएनए भी आएगा। तो कहते हैं इनमें से किसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है। क्लोरोप्लास्ट उसके पास डीएनए होता है तो उसके पास तो है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी डीएनए होता है, गोल्जी अपरेटस में कुछ नहीं होता, मतलब ना डीएनए ना आरएनए, राइबोसोम्स में आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि न्यूक्लिक एसिड किस में नहीं है, गोल्जी अपरेटस में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि टेडपोल्स टेल इज ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। मतलब जब टेडपोल की जो टेल है, जो दुम है, वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो मेच्योर होता है फ्रॉग, तो वो टेल उसकी ख़त्म होती चली जाती है। तो वो आगे से पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनली है वो ज़्यादा होंगे इन नंबर, जो टेल के जो सेल्स हैं हमारे पास उसमें कौन सी ऑर्गेनली ज़्यादा होगी। अब ये जो काम है ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करना, ये हमारे पास क्या सिंपल ऑटोफैगी है। तो हमारे पास ये जो ऑटोफैगी है या जो ऑटोलाइसिस है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये सारे जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है, लाइसोसोम के फंक्शंस में आता है। तो इसमें पे हमने देखना है कि जो लाइसोसोम इसका कहाँ पर है। तो लाइसोसोम हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर बी है, कि ये वाला काम लाइसोसोम की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है विच इज़ इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय एन अदर एंजाइम कॉल्ड। सीधी सीधी बुक की लाइन उठा के दी हुई है। तो कहते हैं कि H2O2 जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन करेगा इमीडिएटली उसको वाटर और ऑक्सीजन में। कौन सा एंजाइम, कैटालेज का एंजाइम जो है वो ये काम करता है, क्योंकि पेरोक्सीडेज जो है वो अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट कर देता था और फिर H2O2 जो है ना वो इमीडिएटली एकदम से कन्वर्ट हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये कैटालेज का काम है और ये ओवरऑल किसका काम है, पेरोक्सीसोम्स का काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये जितने भी ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स के पार्ट हैं एक्सेप्ट, या इसको एक और तरीके से भी पूछा गया है एक पेपर में कि प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, के माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होगी। तो देखें दोनों में से जो ऑप्शन सेम ही बनेगा, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड हो या माइक्रोफिलामेंट के पार्ट ना होने से रिलेटेड हो। तो पहला ट्रोपोमाइसिन है, दूसरा मायोसिन है, तीसरा ट्यूबुलिन है, चौथा एक्टिन है। तो ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन, एक्टिन ये सारे तो माइक्रोफिलामेंट्स के पार्ट हैं। जो ट्यूबुलिन है वो हमारे पास इसका पार्ट नहीं होगा। सो ट्यूबुलिन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि द बेसिक प्रोटीन सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का बेसिक जो प्रोटीन सब यूनिट है वो कौन सा है। मायोसिन, एक्टिन ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ट्यूबुलिन हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वामेंटिन जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो सही है वो वामेंटिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्लांट सेल्स स्टोर लिपिड्स इन। प्लांट सेल जो वो लिपिड्स को किस में स्टोर करते हैं, कौन से प्लास्ट में करते हैं, इलायोप्लास्ट में। किस में, इलायोप्लास्ट में। एशियो जो प्रोटीनोप्लास्ट हैं वो हमारे पास किसको स्टोर कर रहे होते हैं, प्रोटीन को, माइलोप्लास्ट स्टार्च को, और जो इलायोप्लास्ट हैं वो हमारे पास किसको स्टोर कर रहे होते हैं, लिपिड्स को। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। इस तरीके से भी पूछा गया कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं और स्टोर होता है, या फिर न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन। न्यू राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, या फिर तीसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन। तो ये सबको पता है राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं, मतलब राइबोसोम्स का काम तो प्रोटीन बनाना है, लेकिन खुद कहाँ बन रहे होते हैं, खुद ये बन रहे होते हैं न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन है न्यूक्लियोलस, तो वहाँ पर ये हमारे पास बन रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स द पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद ल्यूमन ऑफ। अब जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो किसके साथ, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कौन सी होती है, हमारे पास जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर सरफेस होती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस उसे बोलते हैं। तो वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER उसके साथ भी ये कनेक्टेड होती है आउटर सरफेस पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ नॉट ट्रू। मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट हैज़ पोर्स, ये तो सही बात है। इट्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। इट्स इनर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम, ये बात गलत है। इसके इनर मेम्ब्रेन पे कोई राइबोसोम नहीं होते, आउटर मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं लेकिन इनर पे नहीं होते। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि वो बात गलत है न्यूक्लियर इन्वेलप को लेके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर
ड्यूरिंग इंटरफेस न्यूक्लियोलाई आर फाउंड बाय, न्यूक्लियोलाई को इंटरफेस के दौरान कौन बनाता है, या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर किसको कहा जाता है। अब ये भी हो सकता है कि सवाल आ जाए कि न्यूक्लियोलाई आर फाउंड बाय, आगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का कोई ऑप्शन हो तो वो भी राइट ऑप्शन बनेगा, या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का एक दूसरा नाम है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उससे हमारे पास न्यूक्लियोलाई बन रहा होता है। सो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच स्ट्रक्चर डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। अब नीचे एक डायग्राम, ये क्वेश्चन मतलब बार बार हर साल कोई ना कोई डायग्राम आई होती है जिसको हमने एमसीक्यूज़ में हो गया या शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें हमने ये बताना है कि ये किस चीज़ की डायग्राम है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम की सिंपल उन्होंने डायग्राम दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच कम्बिनेशन इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी कम्बिनेशन है, सवाल यहाँ पे एंड नहीं हुआ, आगे उसके चार उसने एक तरतीब भी दी हुई है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा डीएनए, चौथा आरएनए। तो आप ऑप्शन देखो, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से, इन चारों में से कौन सा एब्सेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में, ये जो बैक्टीरिया के सेल है, आर्की के सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एब्सेंट, राइबोसोम्स उसमें होते हैं, सो वो प्रेजेंट होंगे, डीएनए भी प्रेजेंट होगा और आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो जिस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट और राइबोसोम्स डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हो वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, और वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि डैश आर पीसीज ऑफ डीएनए दैट मूव्स रेडिली फ्रॉम वन साइड टू अनदर ईदर विद इन और बिटवीन द डीएनएज बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। मतलब जीनोम के अंदर कुछ ऐसे पीसीज ऑफ डीएनए जो कि जंप कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनका स्पेशल नाम है ट्रांसपोजन्स, इसको बोलते हैं, जंपिंग डीएनए है या ट्रांसपोजन्स हैं, वो हमारे पास एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए इनमें से किस में प्रेजेंट होगा। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए तो होता है लेकिन सेंट्रियोल में नहीं होता, तो ये तो नहीं है ठीक। ऑप्शन बी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मिड, ये इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि इन तीनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। प्लाज्मिड के अंदर इन द सर्कुलर डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है साइक्लोसिस, या जिसको मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं या फिर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली एक्टिन का काम है, और एक्टिन किस में होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स में होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये इस हवाले से ये जो फिलामेंट्स हैं इंटरमीडिएट हो गए हमारे पास, माइक्रो हो गया या माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको याद रखो क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। देख रहे हो ना कि कभी एक्टिन का पूछा जा रहा है, कभी वेमेंटिन का पूछा जा रहा है, कभी साइक्लोसिस का पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें रिपीटेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि द टेक्निक यूज टू सेपरेट फ्रैगमेंट्स ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर। अब ऐसे पॉलीमर जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है भाई, हमने सिंपल कहा था इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम है, जहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये सारा काम जो चार्ज बियरिंग पॉलीमर्स की सेपरेशन है वो कौन करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग है, जो कि नहीं है, तो गलत बात है क्योंकि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस का काम है। दूसरा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, तो ये राइट ऑप्शन है क्योंकि लाइसोसोम के जो बेसिक वहाँ पर बताए गए फंक्शन है वो तीन है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस। तो ये सारे हमारे पास इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो वो राइबोसोम्स का काम है, और लिपिड सिंथेसिस की बात करें तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। उसके बाद क्या है 27 पे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। कलरलेस इसमें से क्या होंगे, प्लास्टिड्स तीन हैं, उसमें से कोई एक कलरलेस है। अब क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन होता है तो वो तो कलरलेस नहीं हुआ। लीकोप्लास्ट हमारे पास जो रूट्स में होता है या तकरीबन स्टेम्स में भी होता है, तो हमारे पास तकरीबन कलरलेस होता है, तो लीकोप्लास्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्योंकि लीकोप्लास्ट आर कलरलेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन। अब प्लास्टिड किस में होंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया, प्लांट सेल और एल्गी में होती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होंगी क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं होती। सो यहाँ पे है प्लांट सेल और एल्गी, इसके अंदर प्लास्टिड होगा। वायरस, एनिमल और बैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि गोल्जी अपरेटस का काम क्या है बेसिकली। तो गोल्जी अपरेटस का बेसिक काम है सिक्रीशन करना, गोल्जी वेजिकल्स के फॉर्म में चीज़ों को सीक्रेट करना, मॉडिफाई करके क्या कर देना, सीक्रेट कर देना। सो सिक्रीशन इज़ द बेसिक कंसर्न ऑफ गोल्जी अपरेटस। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज।
देखिए साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, साइटोसोल और साइटोजेल। साइटोजेल जो है थोड़ा सा इनसॉल्युबल होता है और जो साइटोसोल है वो हमारे पास सॉल्युबल पार्ट होता है। सो सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का क्या होगा? ऑप्शन सी, साइटोसोल इज़ द सॉल्युबल पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि द ऑर्गेनल विच विल बी मोर एक्टिव इन लिवर आफ्टर अल्कोहल इनटेक। कहते हैं लिवर में वो कौन सी ऑर्गेनली है जो ज़्यादा एक्टिव होगी जब हम अल्कोहल इनटेक करते हैं। तो अल्कोहल इनटेक होगा तो क्या उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी हमारे पास पेरोक्सीसोम के ज़रिए, और वो अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट करते हैं, दोबारा से वही काम फिर H2O2 वाटर और O2 में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी ऑर्गेनेल वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होगी? पेरोक्सीसोम्स जो हैं, ऑप्शन बी वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो आप पेरोक्सीसोम जो है वहाँ पे मोर एक्टिव होंगे। तो ये थे हमारे पास टॉप जो 31 MCQs थे जो चैप्टर 1 से थे और किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी दौर में आए हुए थे, तो वो हमने आज डिस्कस कर लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इस साल भी इन्हीं में से अगर चैप्टर 1 में से कोई MCQ आता है तो इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई MCQ होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं उनको देखना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखना है। उनमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बल्कि हमने सिर्फ वो जो क्वेश्चन है वो पॉइंट आउट करने